नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला समापन हो गया है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चले मेले में 4 करोड़ 7 लाख शिव भक्त कांवड़ लेने पहुंचे और पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 20 लाख कांवड़िए इस बार ज्यादा पहुंचे हैं। और मेला नियंत्रण भवन में डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांवड़ मेले की उपलब्धि और चुनौतियों के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ ही भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी और ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती आ गई थी। स्टॉल्स लगाए थे, चाहे पुलिस ने किए हो चाहे प्रशासन ने किया, सुविधा अनुसार सबने इसमें किया। चाहे सेल्फी पॉइंट बना के एक यादगार के रूप में वो डेवलप किया गया हो, चाहे इस बार क्यूआर कोड के माध्यम से पैम्पलेट वितरित किए हो। साथ ही साथ इस बार एक मैसेज के रूप में 121 वाहनों को सीज किया गया था और साथ ही साथ 1000 के ऊपर वाहनों का चालान किया गया। चूंकि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई इतने ज्यादा वाहनों पर नहीं हो सकती, तो एक मैसेज के रूप में शुरू किया गया था और अगली बार से इसको और बढ़ाकर और अन्य प्रांतों में इसका मैसेज जाए और आने वाले सालों में धीरे धीरे इस पर रोक लगे, इसको देखते हुए इस बार भी ये कार्रवाई शुरू की गई थी। क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा अभी हमारी समापन की ओर है और फिर सोमवती का भी शुरू होने वाला है, तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की अभी फिर से अभी टेस्ट है इसका, लेकिन अभी तक जो यात्रा रही सकुशल रही। इसका पूरा श्रेय हमारे पूरी टीम को है, पुलिस को है, प्रशासन को है और जितने लोगों ने, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मनोयोग के साथ काम किया है, उन सबको है और मीडिया बंधु का भी है। आप लोगों ने समय समय पे जब भी कोई विशेष घटनाएं घटती थी तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जानकारी दी, तो पुलिस ने और प्रशासन ने तत्काल उस रूप में काम किया। और जो आपदा आई है उसमें भी बिना टीम के हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे और राहत का कार्य अभी भी हमारा चल रहा है। हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र के बेगमपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर जल गया है और जिस कारण से 5 दिनों से हजारों की संख्या में लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। और वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने आज विद्युत विभाग पर आक्रोश व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग के कार्यालय में एक्शन के खिलाफ नारेबाजी की है और साथ ही जिला प्रशासन से जल्द ट्रांसफार्मर लगाए जाने की भी मांग की है और मांग न पूरी होने पर ग्रामीणों ने द्वारा सड़क जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। तारीख से हमारे गांव का ट्रांसफार्मर फूका हुआ बिजली गिरने के कारण, जिसमें हम रात दिन फिर रहे। विधायक पर भी फोन कराया था, 6-7 दिन हो गए। बिजली विभाग वाले रोज साझा देता, उन्होंने कहा आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। बच्चों का बुरा हाल, बारिश में घर में कोई पढ़ने को भी तैयार नहीं, इतनी बुरी गर्मी हो रही है, सब बच्चों का भी हाल खराब हो रहा है। तो हम एक्शन सभी यही है, या तो हमारा ट्रांसफार्मर लगाओ, नहीं तो आज बिजली घेराओ, अन्य हम रोड पर भी जाम लगाओगे। सब महिलाओं को लेकर रोड बैठेंगे इन्हें और प्रशासन को भी हम यह चेतावनी देकर आ रहे कि हमारे गांव में या तो 2 घंटे में ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, नहीं तो हम रोड जाम लग करेंगे। आज गाँव बेगमपुर से आ रखे हैं, पूरा गांव बच्चा परेशान है अंधेरे में और इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा। सबसे ज्यादा बिल जमा हमारे गाँव का होता है। 4 दिन से बच्चे पानी के लिए परेशान, लाइट के लिए परेशान और आसपास के खेत में तो सांप निकल कर आ रहे। अब बच्चे किराएदार भी रह रहे हैं, वहाँ पर सांप का इतना खतरा है कि किसी के पैर के नीचे आ जाए, अंधेरे में कुछ ज्यादा है। बिजली की इतनी परेशानी हो रही है, हर आदमी कहाँ सोए कहाँ नहीं। और हमने एप्लीकेशन भी दे दी, एक्शन के यहाँ दे दी, बिजली विभाग में दे दी, विधायक के समीप भी हमने जाकर अपनी अरदास लगाई। इस बार हमारा 11 तारीख का जला हुआ है बिजली की, आकाशीय बिजली। राजधानी देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का समापन हो गया और इस चिंतन शिविर में 25 राज्यों के 266 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। 2 दिन तक चले इस चिंतन शिविर में राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सभी ने अपने विचार रखे हैं। चिंतन शिविर के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की गई है और इस चिंतन शिविर में मुख्य रूप से 7 विषयों पर आगे काम करने की सहमति बनी है और जिसमें आयुष्मान कार्ड से लेकर टीबी उन्मूलन मुख्य रूप रहा है। और इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों से अपने प्रदेश में भी चिंतन शिविर के आयोजन की बात कही है और जिससे देश के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सकेगा। वहीं इस अवसर पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस राज्य में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का सफल आयोजन हुआ है, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है।
India is a big country, whose diversity 1.4 billion 140 करोड़ की पॉपुलेशन। यहाँ अलग अलग क्षेत्र, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ हिमालयन रेंज भी है, यहाँ हाईली रेन एरिया भी है। ऐसी स्थिति में हिमालयन रेंज में हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए कई इनिशिएटिव लिया जाना आवश्यक है। उसमें कई इनिशिएटिव चालू भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टेली कंसल्टेशन, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में दूर सुदूर को पीएचसी हो और उसको कोई वहां से उसको ऋषिकेश एम्स पहुंचने में 10 घंटा लगता है, 5 घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है। ऐसी स्थिति में उसको वहां से यहाँ आना ना पड़े, क्या करना चाहिए? तो उसके लिए टेली कंसल्टेशन से यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वो सीधा जुड़, इसके लिए ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन चालू किया है। दूसरा एक प्रयोग चालू किया है, धीरे धीरे वो रुके ना है, वो है वहां कोई डॉक्टर साहब तो मिल गया उसने और कहा पीएचसी पर कि उसको ये मेडिसिन इमीडिएट चाहिए और मेडिसिन नहीं है तो क्या करें? तो एक सक्सेस प्रयोग हुआ। एम्स ऋषिकेश ने अभी ड्रोन सर्विस चालू करने के लिए निर्णय किया है। तो दूर सुदूर इलाके में भी, पहाड़ में भी वहां से मेडिसिन लाना है तो यहाँ से मेडिसिन वहां पहुंचाने की आवश्यकता होगी, उनको पहुंचा देंगे। वहां से ब्लड सैंपल यहाँ टेस्ट के लिए लाना हो तो ब्लड सैंपल भी आ जाएगी। वैक्सीनेशन पहुंचाना है तो वैक्सीनेशन भी पहुंचा देंगे। ऐसी व्यवस्था स्पेशल हिमालयन रेंज में करने के लिए पूरे 36 राज्यों से हमारे प्रदेश में पहली बार का स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। आज उसका विधिवत जो है समापन हुआ है। 266 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि तेलंगाना से लेके मणिपुर से लेके छत्तीसगढ़ से लेके सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री उसमें उपस्थित रहे। और बड़ी बात यह है कि 3 कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उसमें शामिल थे। आंध्र के जगन्नाथ रेड्डी के स्वास्थ्य मंत्री जी उसमें शामिल हुए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि खाली बीजेपी शासित राज्यों के लोग रहे। इस बार बड़ी बात ये थी कि हर राज्य के स्वास्थ्य सचिव भी आए थे, एनएचएम के एमडी भी आए थे, डायरेक्टर भी आए थे और मंत्री भी आए थे। और उत्तराखंड राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने हमको ये अवसर दिया है। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और आप लोगों की तरफ से सभी जितने प्रतिनिधि आए बहुत खुश होकर वो गए हैं। कुछ लोग कल जाने वाले हैं। और अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी राज्यों को कहा है कि 2-2 दिन का चिंतन शिविर राज्यों को भी करना चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों पर बीजेपी सफाई देती हुई नजर आ रही है और देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठयाल और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सौर्य डोभाल ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि किस प्रकार से आधुनिकता के इस दौर में भी नई चुनौतियों के बीच सेना और सशक्त और मजबूत किया जा सकता है। इसी के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठयाल ने भी कहा कि विपक्ष भले ही सवाल खड़ा कर रहा है लेकिन केंद्र सरकार देश के हित के लिए काम कर रही है। जैसे उम्र प्रोफाइल पहले होती थी 36 साल एवरेज, अब इसके बाद में 26 साल एवरेज उम्र प्रोफाइल हो जाएगी। उम्र प्रोफाइल 26 साल होगी तो वो जरूर हर जगह जहां पे भी उसका योगदान होगा उसको ना बड़े अच्छे तरीके से करेगा। आज आप सब लोग आ रखे हैं, मेरे को पता है अग्निवीर एक ऐसा इशू है क्योंकि राष्ट्र के बारे में है और युवाओं के बारे में, दोनों को जोड़ता है, तो उसको ना बड़े अच्छे तरीके से हमें जरूरत है बीच बीच में समय समय पे हर किसी को, चाहे हम कोई प्रवक्ता हो चाहे हम समाज के इंसान हो, अपने लोगों को बताना, अपने युवाओं को बताना, ताकि युवा जो है उसके अंदर जो एक थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी गई है पॉलिटिकल सोच को, पॉलिटिकल पार्टीज ने, खासकर कांग्रेस ने बोल करके उसे हम ना कैसे सही दिशा दे सकें ताकि वही युवा जाकर के अगली बार डोकलाम में लड़ सके, ताकि वही युवा अगली बार गलवान वैली में लड़ सके, कोई हॉट स्प्रिंग में जा सके, कोई पाकिस्तान में जाकर के रहीम यार खान का प्लान बने तो उसको कैसे ठीक तरीके से अमल कर सके। ये आज अग्निवीर की इस चीज पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
खबर रुद्रपुर से है, जहां जिलाधिकारी ने बृहद वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि 17 जुलाई को हरेला पर्व पूर्ण धूमधाम से मनाया गया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष हरेला पर्व पर 17 जुलाई से 15 अगस्त तक लगभग 2 लाख पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फलदार और चौड़ी पत्ती वाले पौधों का भी रोपण अधिक से अधिक किया जाएगा। ये जो हरेला पर्व है, ये उत्तराखंड में बहुत इसका महत्व है और इस दिन बृहद पैमाने पर लोग वृक्षारोपण भी करते हैं और इसको पर्व के रूप में मनाते हैं। उसी कड़ी में आज शासन के जो निर्देश हैं, शासन ने भी इसको बहुत ही प्राथमिकता से इस पारंपरिक हरेला पर्व को मनाने का निर्णय लिया है। और उसी कड़ी में आज उधम सिंह नगर जिले के जो भी हमारे विभाग हैं, जो संस्थाएं हैं, सबकी बैठक मैंने किया है और जो भी हरेला पर्व पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी लगातार भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा की स्थिति बनी हुई है। आपदा राहत कार्यों में ढिलाई का आरोप लगाकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि जब उन्होंने लक्सर और भगवानपुर का दौरा किया तब वहां प्रदेश सरकार नींद से जागी है और अतिवृष्टि से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है और सरकार इस मामले में असंवेदनशील बनी हुई है। और प्रदेश में बारिश के बाद कई पुल टूट गए हैं और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज आपदा के दौरान नदारत रहे हैं। करण मेहरा ने यह भी कहा है कि अतिवृष्टि की वजह से प्रदेश के 500 सड़कें टूटी है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने स्वीकार किया है। आपको बता दें कि अवैध खनन से पुल टूटे हैं और जिससे कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से जारी लगातार भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में आपदा की स्थिति बनी हुई है और आपदा राहत कार्यों में ढिलाई का आरोप लगाकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि जब मैंने लक्सर और भगवानपुर का दौरा किया है और उसके बाद प्रदेश सरकार नींद से जागी है। अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार इस मामले में असंवेदनशील बनी हुई है। सरकार जागी कब, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अधिकारियों पे मंत्रियों का कोई नियंत्रण नहीं है और मंत्रियों पे आदरणीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आपके राजधानी से 60 किलोमीटर की दूरी पे लक्सर क्षेत्र पड़ता है। वहां जाने में सरकार को 3 दिन लग गए। मैं 2 दिन लगातार हरिद्वार क्षेत्र के दौरे में रहा। एक रात को 11 बजे से सुबह 5:30 बजे तक मैं क्षेत्र में घूमा, क्योंकि लोग सामान बचाने की कोशिश में जुगत में थे और पूरे के गांव उठे हुए थे जब पानी अंदर घुसा। आदरणीय खड़गे जी का फोन मुझे 10:30 बजे आया और भाग्यवश मैं हरिद्वार में ही था, बैठक ले रहा था चेतन ज्योति आश्रम में बाढ़ को लेकर ही। और उनका कहना था क्या हालात है, चिंता थी और मैंने आप लोगों से उस बात को बांटा भी था कि खड़गे साहब ने चिंता व्यक्त की है। दूसरे दिन हमारे यहां धरना था। धरने के बाद में 3 बजे पुनः वहां जब गया तो लोगों ने बताया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल मिस्टर अग्रवाल का है वो केवल यहाँ के लोगों की तीमरदारी कर रहा है और बहुत दिक्कत में है। वहां गया तो मैं आश्चर्यचकित था कि उस अस्पताल में भी 3 फीट पानी नीचे के एरिया में, नीचे के कमरों में था। हमारे साथियों ने और वहां अस्पताल प्रबंधन ने किसी तरीके से मदद करके गरीबों के ऊपर जो है इलाज किया जा रहा था।
बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के बाद अंकिता के परिजनों को न्याय दिलवाने के मद्देनजर कांग्रेस द्वारा 17 जुलाई से जिला मुख्यालय पौड़ी में स्वाभिमान न्याय यात्रा शुरू की जानी थी, जिसको लेकर एक बड़ा झटका लगा है। अब अंकिता के परिजनों ने कांग्रेस के इस स्वाभिमान पद यात्रा को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। आपको बताते चले कि अंकिता के परिजनों द्वारा पिछले लंबे समय से अंकिता हत्याकांड की पैरवी कर रहे सरकारी वकील को बदलने की मांग की है थी और जिसके समर्थन में कांग्रेस द्वारा स्वाभिमान पद यात्रा निकाली जा रही थी। मगर अब जब सरकारी वकील द्वारा खुद को अंकिता हत्याकांड के केस से अलग कर दिया गया है, तो वही अंकिता के परिजनों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए स्वाभिमान पद यात्रा में शामिल न होने पर अपनी सहमति जता दी है। जो उनका वकील था उसको बदल दिया गया है। तो हम पहले भी अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ थे और आज भी हम उनके साथ हैं, लेकिन उनका इस तरह से ये अपना विचार बदलना क्या कारण है, इसका हमें भी इतना वो नहीं जानते हैं कि क्या कारण है। लेकिन हम पहले भी उनके साथ थे और आगे भी उनके साथ रहेंगे। ये एक अंकिता भंडारी का ही मुद्दा नहीं है, ये आगे हमारी जो बच्चियां हैं जो आज पढ़ाई कर रही हैं और आगे अपने पैरों पर खड़े होने की सोच रखती हैं, उनके लिए भी हमारी ये लड़ाई है कि वो बच्चियां अपने मन दिमाग दिल से इस तरह की जो डर बैठ रखा है बच्चियों के दिलों में वो दूर हो और हर बच्ची अपने दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर अपने को सक्षम मजबूत बना सके और आगे रोजगार के लिए हामी भर सके। इस संबंध में जो हम लोगों ने 7 तारीख को एक ऑफिशियल रिपोर्ट जिसमें एडीएम स्तर से जो जांच की गई थी वो प्रेषित की गई थी और उसमें एक रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि खुद जो अभियोजक साहब है उनके द्वारा भी ये एक पर्टिकुलरली स्वेच्छा से स्वयं इस मुकदमे से हटने संबंधी एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित किया गया और उसे मेरे स्तर से भी शासन स्तर पर सचिव विधि महोदय को प्रेषित किया गया है। और इस सारे डेवलपमेंट से अभी हम लोगों ने अंकिता के जो परिजन हैं उनको भी अवगत करा दिया ताकि उनकी जो मांग है, मुख्य मांग है और उस संबंध में और उनके द्वारा भी ये संतोष व्यक्त किया गया है कि अब शीघ्र इसमें जो नए अभियोजक को या नए जो पैनल की जो तैयारी हो रही है उसमें उनको संतोष व्यक्त किया गया है। जो सरकारी वकील जो जितेंद्र राव जी थे अंकिता भंडारी के केस में, वो हमने हटाने की मांग की थी और सरकार द्वारा आज मुझे यहाँ पे आश्वासन डीएम कार्यालय से अवगत हुआ कि सरकार ने जो है जितेंद्र राव जी को हटा दिया है और जो हमारी गवाह के जो 17 जुलाई को जो बयान होने थे और उसमें जो धरना प्रदर्शन होना था वो फिलहाल स्थगित किया जाए। और बाकी अभी तो हमें डिसाइड नहीं हुआ कि वहाँ 17 तारीख को बयान होंगे या न होंगे, इसमें पूरी हमें इतनी जानकारी ही नहीं। और मैं दामी जी से गुजारिश है मुझे कि उन्होंने सरकारी वकील हटा दिया है। मैं सबसे पहले तो डीएम सर का भी धन्यवाद दूंगी कि मतलब इसमें मतलब हमें मतलब सफलता मिले कि हमने जो कहा था कि जितेंद्र रावत को हटाएंगे और दामी सर को भी मतलब धन्यवाद देते कि उन्होंने हमारी इसमें मदद की है कि जितेंद्र रावत को हमारे केस से हटा दिया है। चमोली में देर रात से हुई मूसलाधार बारिश से कर्णप्रयाग और ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग हरमनी और सिमालसैन में भी बाधित हो गया है और जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। देर रात को हरमनी में मलबे की चपेट में एक टाटा सुमो आ गई और जिसमें शनिवार को घनियालधार में हुई दुर्घटना में मृतक सरस्वती देवी के शव को पोस्टमार्टम के बाद वापस लाया जा रहा था और हरमनी के समीप वाहन के ऊपर बड़े बोल्डर गिरने से आपको बता दें कि काफी देर तक वाहन मलबे में बीच में फंसा रहा और पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद वाहन को धक्का मारकर मलबे के बीच से हटाया जा सका। 10:30 बजे से ये हरमनी में जो स्लाइडिंग जोन है उसमें एक वाहन फंस गया था जिसमें कल मोड़ की दुर्घटना में सरस्वती देवी का शव आया।
फिर हमें कंट्रोल से सूचना मिली तो मौके पे गए, फिर हमने प्रशासनिक अधिकारी एचएम साहब से और ग्रिफ की ओसी साहब से संपर्क किया, तो ओसी साहब ने तुरंत वहाँ जेसीबी भेजी। फिर जब हम उसको यहाँ से निकाल के लाए रास्ते में, तो यहाँ पर ब्लॉक हो रहा था 3 बजे से, अभी यहाँ पे फंसे रहे हैं और आगे है जेसीबी खोल रही है और सबको हम जो है वो बागेश्वर जाना है, उसको हम आपने तो कह रहे तो अपने काम पे भरोसा रखते हैं, हम तो मौके पर तुरंत हमने जो है टाइम में जो है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।